हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको इतिहास में सिक्कों, प्राचीन अभिलेख और विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, जो सिक्के हैं, प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, जिसे हम न्यूमिस्मेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है। जिन सिक्कों और मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता है, केवल आकृतियाँ विद्यमान होती हैं, उन्हें हम पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। मतलब जिन सिक्कों और मुद्राओं पर कोई भी लिखा हुआ नहीं होता है, केवल आकृतियाँ पाई जाती हैं, उन्हें हम पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। सिक्कों पर लेख और तिथियाँ, जो आज जैसे कि आप देखते हैं कि सिक्कों पर जो है आपका लिखा हुआ आता है कि यह सिक्का किस सन का है, यह किस सिक्का जो है आपका किस सन में बना हुआ है। तो ये जो परंपरा है, ये सबसे पहले यूनानी शासकों ने शुरू की थी। ठीक है। सिक्कों पर लेख और तिथियां अंकित करने की परंपरा सबसे पहले यूनानी शासकों ने शुरू की थी। गुप्त शासकों ने सबसे पहले सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए? तो देखिए, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण शासकों ने प्रचलित किए थे, मतलब चलाए थे। ठीक है। उसके बाद में देखिए, यह प्रश्न भी जो है बहुत SSC रेलवे वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है कि किन शासकों ने देखिए, मैं भी चाहता हूँ यहाँ पर ये है सीसा। क्या है ये? सीसा। तो देखिए, सातवाहन शासकों ने सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के प्रचलित किए। ठीक है। तो यदि वो आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो वह है गुप्त शासक। यदि वो पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध या सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो वह है कुषाण शासकों ने। और शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो वो चलाए हैं सातवाहन शासकों ने। अब देखिए, इसके बाद में आ जाते हैं हम, इसके बाद में पढ़ते हैं हम अभिलेख। ठीक है। इसके बाद में है अभिलेख। देखिए, अभिलेख क्या है? अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख और दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र, पैलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है। मतलब जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख है या दूसरे प्राचीन दस्तावेज है, उनकी प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। भारत के संबंध में जानकारी देने वाला सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है? मध्य एशिया का बोगाजकोई से प्राप्त हुए हैं। देखिए, भारत के संबंध में जानकारी देने वाला सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है वो मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुआ है। मध्य एशिया के अंदर बोगाजकोई एक स्थान है जहां पर एक ऐसा अभिलेख है जो कि भारत के संबंध में जानकारी देता है। उसके बाद देखिए, ये देखिए,
अब हम पढ़ते हैं अभिलेख के बारे में। ठीक है, ये देखिए अभिलेख। अब हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास में है और इसमें कलिंग राजा खारवेल का वर्णन दिया गया है। कलिंग राजा खारवेल के विषय में इसमें बताया गया है। ऐहोल अभिलेख यह कर्नाटक में है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। और इसमें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है। ऐहोल जो अभिलेख है ये कर्नाटक में है, जो कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद में है नासिक अभिलेख। यह आपका नासिक महाराष्ट्र में है, जिसमें गौतमी बलश्री जो कि सातवाहन वंश के से आती है, इसके बारे में बताया गया है। गौतमी बलश्री। जूनागढ़ जो अभिलेख है, जो ये आपका जूनागढ़ अभिलेख है, ये गुजरात में है और इसमें शक राजा रुद्रदामन के विषय में बताया गया है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में शक राजा रुद्रदामन के विषय में बताया गया है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह लेख प्रयागराज इलाहाबाद में है और ये इसमें जो है गुप्त राजा समुद्रगुप्त के विषय में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में आते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है ये मंदसौर नामक एक जगह पर है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है और इसमें मालवा राजा यशोवर्मन के विषय में बताया गया है। आगे देखिए ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर जो अभिलेख है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसमें गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज के बारे में बताया गया है। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज के बारे में बताया गया है। उसके बाद आते हैं देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में है और इसमें विजय सेन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? विजय सेन के बारे में बताया गया है। उसके बाद आते हैं जूनागढ़ अभिलेख। देखिए जूनागढ़ जो अभिलेख है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, यह गुजरात राज्य में स्थित है और इसमें स्कंदगुप्त के विषय में बताया गया है। ठीक, अब देखिए उसके बाद में आते हैं, ये देखिए ये है भारत का संस्कृत भाषा में सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? भारत में संस्कृत भाषा का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? वो है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है ये? जूनागढ़ अभिलेख। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र करने वाला अभिलेख कौन सा है जिसमें भारतवर्ष का जिक्र किया गया है? वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो वो है आपका एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख। ठीक है, जिसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। अच्छा, उसके बाद देख लिया अगला पॉइंट क्या है हमारा? सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वो है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख। भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अब देखिए उसके बाद में क्या है? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। देखिए यह पॉइंट आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आपको अच्छी तरह से आपके ये याद होना चाहिए कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली? तो वो मिली है जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। अब देखिए उसके बाद में हम आगे देखते हैं। देखिए ये कुछ विदेशी यात्री हैं जिनके बारे में पढ़ लेते हैं।
यूनानी, देखिए इसमें ये कुछ यूनानी रोमन लेखक हैं, ठीक है। इसमें कुछ यूनानी रोमन लेखकों के बारे में दिया गया है, यूनानी लेखकों के बारे में दिया गया है। देखिए सबसे पहले देखते हैं इतिहास का पिता क्या है। इतिहास का पिता है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस है। मेगस्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह सेल्यूकस निकेटर जो है ये सिकंदर का सेनापति था, और ये सिकंदर कहाँ का था? ये था यूनान का। कहाँ का था? यूनान का था। तो ये जो मेगस्थनीज है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसकी लिखी हुई जो पुस्तक है वो कौन सी है? इंडिका, ठीक है। मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। यह प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए उसके बाद में आते हैं डाइमेकस। देखिए डाइमेकस कौन है? यह सीरिया के राजा आंतियोकस का राजा था, ठीक है। यह सीरिया के राजा आंतियोकस का राजदूत था, और ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। समझ गए? ये जो है जो डाइमेकस है ये सीरिया के राजा आंतियोकस के राज दरबार में आया था, और यह बिंदुसार के दरबार में आया था। अच्छा, उसके बाद में देखिए डियानीसियस। डियानीसियस कौन है? ये मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। क्या था? मिस्र के जो राजा था टोलमी फिलाडेल्फस उसका राजदूत था, और यह अशोक के दरबार में आया था। इसके दरबार में आया था ये आया था अशोक के दरबार में, डियानीसियस, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं टोलमी। टोलमी भी ये एक यूनानी लेखक था, ठीक है। इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, और इसकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्या है इसका नाम? नेचुरल हिस्ट्री। जो आपका ये प्लिनी है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, और यह भी एक यूनानी रोमन लेखक था। उसके बाद में देखिए हम कुछ और लेखक हैं, ये आते हैं बाद में चीनी लेखक। देखिए चीनी लेखक आपके दो ही है, एक तो आपका फाहियान और एक ह्वेनसांग, ठीक है। यहाँ पर केवल दो ही लेखकों के बारे में बताया गया है। देखिए फाहियान कौन है? यह गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, और इसकी पुस्तक का नाम फो क्वो की है। इसकी पुस्तक का नाम फो क्वो की है। ह्वेनसांग यह आपका दूसरा चीनी लेखक है। यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ठीक है। यह हर्षवर्धन के समय में भारत यात्रा पर आया था, और इसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। क्या है? सीयूकी। सीयूकी जो है ये ह्वेनसांग की लिखी हुई पुस्तक है, और ये हर्षवर्धन के समय में भारत यात्रा पर आया था। उसके बाद में देखिए बात करते हैं अल-बरूनी के बारे में। देखिए अल-बरूनी कौन है? अल-बरूनी ये एक अरबी लेखक है। अरबी लेखक है। यह महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था, और इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ठीक है। अल-बरूनी जो है ये एक अरबी लेखक है, और यह महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था, और इसकी पुस्तक का नाम किताबुल हिंद या तहकीक हिंद है। और अगला जो लेखक है वो है इब्न बतूता। यह भी एक अरबी लेखक है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था, और इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। क्या है? रेहला, जो कि अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। तो देखिए आज मैंने आपको कुछ प्राचीन अभिलेखों के बारे में, कुछ प्राचीन सिक्कों के बारे में, और कुछ जो विदेशी यात्री हैं हमारे भारत में आए हैं उनके बारे में आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।